इसमें एक मिथ ये आता है, बच्चे सब्जेक्ट का नेचर नहीं समझ पाते कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते आप थ्योरी याद कर लें, आपको नोट्स बार-बार रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत है। पढ़ते टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जिसने ये काम कर लिया, तो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी फिज़िकल केमिस्ट्री। जब से एनटीए पेपर बना रही है, बहुत हद तक पेपर को मैकेनिज्म बेस्ड ही रखा गया है। मतलब अगर कोई फॉर्मूला या शॉर्टकट, और इस बार आपने रिजल्ट सेलिब्रेशंस में भी देखा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट के एडवांस में भी केमिस्ट्री में 85, 87, 90 जैसे मार्क्स थे। और केमिस्ट्री, जैसा कि हम सब अग्री करते हैं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पर स्कोरिंग ये तभी होगी जब आपकी तीनों पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ी हो। हेलो एवरीवन, आई थिंक हमारे पास केमिस्ट्री के रिनॉन्ड फेसेस, इंडिया के वो फेसेस जिसको आज आप सब जानते हैं, मोस्ट लवेबल फेसेस, पीएमएस सर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीजे सर फिजिकल केमिस्ट्री, और मैं आपका अपना गुरुजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये केमिस्ट्री का पैनल आपके पास आया है। छोटी सी डिस्कशंस रखेंगे जहां हम लोग समझ रहे होंगे कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपने ये बात तो कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी कि केमिस्ट्री के बिना जेई कहीं ना कहीं टॉप रैंक कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता है। और इस बार आपने रिजल्ट सेलिब्रेशंस में भी देखा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट के एडवांस में भी केमिस्ट्री में 85, 87, 90 जैसे मार्क्स थे। तो हम इस छोटी सी डिस्कशंस में समझेंगे कि केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जेई के सिलेक्शंस में ओवरऑल केमिस्ट्री को कैसे आपको देखना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। 1 साल या 2 साल का जो वक़्त है, इसमें आप केमिस्ट्री के प्रिपरेशंस को कैसे इन डीप में एडवांस तक ले जा सकते हो। तो वेलकम पीएमएस सर एंड वेलकम बीजे सर। थैंक यू, थैंक यू। अ, अभी हम स्टार्ट करते हैं पीएमएस सर से ही। सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बच्चों की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और बेसिकली वो क्या-क्या गलतियाँ करते हैं, या कोई ऐसी स्टोरी जो आप शॉर्ट में शेयर करना चाहें किसी स्टूडेंट का, जहाँ पर उसने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में पूरा सही किया हो, या बढ़िया तरीके से ले गए हो सब्जेक्ट को? इनऑर्गेनिक में जनरली बच्चे कम टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करके आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। इन्फॉर्मेशन जब बच्चे के पास सारी होती है, नोट्स होते हैं, क्वेश्चंस करे हुए होते हैं, तो उससे बाहर मेरे ख्याल से जाता नहीं है। पिछले 16 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर पुराने नोट्स उठा के देखेंगे, तो भी आज के पेपर उसमें मिल जाएँगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे। हुँ, इसमें एक मिथ ये आता है, बच्चे सब्जेक्ट का नेचर नहीं समझ पाते। क्योंकि 11th में जो बच्चा आता है, वो मैथ्स को पसंद करके मैथ्स साइंस बैकग्राउंड ले लेता है, केमिस्ट्री पसंद करके नहीं लेता है। तो उसकी अप्रोच जो है वो मैथ्स वाली रहती है, बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, क्लास के अंदर जो है वो आगे से आगे सर को स्टेप्स बताने की। पर मेरा जो सब्जेक्ट है बेसिकली इनऑर्गेनिक, एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। हुँ, इसको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें इन्फॉर्मेशन एब्ज़ॉर्ब करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सर के साथ में अ, इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा शेयर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रिलेवेंट है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे पहले आपको एक गुड लिसनर की तरह बैठना पड़ेगा, मैथ्स के नेचर की तरह नहीं चलेगा। अब हुँ, बात आती है सब्जेक्ट को याद करने की, क्योंकि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, लॉजिक्स के साथ में आप याद कर सकते हैं। तो हमने सब्जेक्ट को ऐसा बना रखा है, न्यूमेरिकल बेस्ड ही बना दिया है उसको, कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते आप थ्योरी याद कर लें। आपको नोट्स बार-बार रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन करते हुए जैसे मैथ्स में फ़ॉर्मूला याद होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से याद हो जाते हैं। हुँ। सर, कोई ऐसी स्टोरी आप बताना चाहेंगे, किसी बच्चे ने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एडवांस में पूरा करेक्ट किया हो? ऐसी तो बहुत सारी बहुत कहानियाँ होती सारे हैं। बच्चे, मतलब मेरे ख़्याल से हमसे पढ़े हुए बच्चे जो है, शुरू में जब 11th में आते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये किस तरीके का सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं। पर लास्ट में जाते-जाते अगर मैं बोलूँगा, अपने एक वो आते हैं ना बच्चों के मैसेजेस हुँ, हुँ, वॉल हुँ। के ऊपर, उसमें अगर जाके देखेंगे तो बच्चों के मैसेजेस लिखे होते हैं कि मतलब इनऑर्गेनिक ने बचा लिया, इनऑर्गेनिक इज़ ट्रू लव, हुँ। इनऑर्गेनिक लव यू 1000 टाइम्स, इस तरीके से बहुत सारे हुँ, कमेंट मिल जाएँगे। तो बहुत सारी स्टोरीज़ है, मतलब एकाध-एक नहीं है, इसलिए उसको पॉइंट बहुत आउट सारी करना हैं, है। समझ गया। जी सर। अ, विजय सर, ये क्वेश्चन भी रहता है बच्चों का कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है, थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, पर फिजिकल केमिस्ट्री कहीं न कहीं हम सब एग्री करेंगे, ये न्यूमेरिकली मोर अलाइन्ड पेपर होता है। तो बच्चों की अप्रोच फिजिकल केमिस्ट्री को लेके किस तरह की होनी चाहिए, जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, या कहीं न कहीं बीच में थोड़े पज़ल्ड हो गए हैं कि अभी चीज़ें सँभल नहीं पा रही हैं?
इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो जा रहा है? फिज़िकल के लिए अगर मैं आपसे कुछ प्रो टिप्स और इनसाइट जानूँ तो सर आप बताएँ प्लीज़? देखो एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री अगर ऐसे देखा जाए इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डोमेन के बाहर तो ऐसे कोई ब्रांच नहीं है बेसिकली, है ना? केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हम लोगों ने एक डोमेन बना दिया। अब इसके अंदर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, मतलब फिजिक्स भी इन्वॉल्व होती है कई जगह पर, मैथ्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे होते हो तो आपके पास सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि थियरी आप लोगों को बहुत अच्छे से सुननी पड़ेगी क्लास के अंदर, क्लास इलस्ट्रेशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करने पड़ेंगे। सेम डे 24 आवर्स के अंदर आपको उन्हीं की जो भी प्रैक्टिस मिली है उसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो मेन होमवर्क है वो आप लोगों को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पढ़ते टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जिसने ये काम कर लिया तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी फिजिकल केमिस्ट्री होती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मतलब जिस टाइम पर मैंने खुद ने प्रिपेयर किया था, उस टाइम पर मेरे टीचर भी बोलते थे कि फिजिकल केमिस्ट्री जो कर रहा है, उसको मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन जब फाइनली एग्जाम मैंने दिया था, तो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग पार्ट था वो फिजिकल केमिस्ट्री था। और ये इवन बच्चों के भी जब वो एग्जाम दे लेते हैं जेईई मेन का या जेईई एडवांस का, तो यही बोलते हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री के जितने किए सारे हो गए, और इनफैक्ट किए भी सबसे ज़्यादा। मतलब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसा सर ने बोला कि इन्फॉर्मेटिव है, तो बाई चांस वो क्वेश्चन की लाइन रीड करने में अगर उसने मिस्टेक कर दी, ठीक है ना? क्योंकि एक ही वर्ड से सही का गलत, गलत का सही भी हो सकता है वो, ठीक है ना? तो वो नोट देखना भूल गया या उसने कुछ सही तरीके से रीड नहीं किया तो उसको वो गलत कर सकता है। तो उसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपने पढ़ते टाइम पर एक्यूरेसी नहीं रखी है तो। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली जैसा आपने बोला कि न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप कैलकुलेट करके कोई वैल्यू निकालोगे, वो वैल्यू अगर आपकी ऑप्शन से मैच हो जाती है तो आप लगा दोगे, नहीं होती है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब अगर रिसेंट ईयर्स की हम लोग बात करें तो पहली बात तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि अपने 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है ना? पहले तो एनटीए वाले ही ऐसा कर रहे थे कि जैसे लास्ट ईयर तक आप लोगों को पता ही है कि जेईई मेन के अंदर 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस आते थे और बाकी 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते थे, उसमें से 5 करने होते थे। और एनटीए ने कई सारी शिफ्ट के अंदर ऐसे पेपर दिए जिसके 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के थे, कई-कई 9 क्वेश्चन भी फिजिकल केमिस्ट्री के थे। सिंगल उनमें चॉइस से करने 5 थे। हुँ। तो बच्चा क्या करता था, 1-2 क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के आ जाते थे वो कर लेता था और उसके अलावा बाकी बचे फिजिकल के कर लेता था। ठीक है? तो सिंगल चॉइस वाले पार्ट के अंदर जो ऑक्यूपेंसी है फिजिकल केमिस्ट्री की वो कम होगी और इस साल जेईई एडवांस ने तो एकदम ही गायब कर दिया है। तो मैं बच्चों को हमेशा ये बोलूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक मिस्टेक जो वो करते हैं कि बस स्टेप लिखकर छोड़ देते हैं, फाइनल आंसर नहीं निकालते हैं या फाइनल आंसर निकालते भी हैं तो वो स्टार्टिंग करते हैं यूट्यूब वगैरह से, वहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर नीट का कंटेंट बच्चों को मिलता है, जिसके अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराई जाती है, वो उनके एग्ज़ाम के लिए सही भी है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम लोग जेईई के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे +4 आते-आते -1 आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसी वजह से दूसरा जो मैं मतलब रिकमेंडेशन दूँगा वो ये दूँगा कि जो भी क्वेश्चन करो उसको फाइनल आंसर तक एग्ज़ैक्ट कैलकुलेट करो। मतलब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन की हैबिट बना लेनी चाहिए, उसके अंदर डरना नहीं चाहिए, ठीक है ना? और जहाँ तक कैलकुलेशन की बात है, ईज़ी कैलकुलेशंस ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन पेपर में डिफिकल्ट कैलकुलेशंस भी आती हैं, डेसिमल वाली कैलकुलेशंस भी आती हैं, तो उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक फाइनल एग्ज़ाम में कम टाइम में नहीं बना पाओगे। अभी आप सोच लो कि नहीं मैं तो कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो उससे नुकसान ही होने वाला है क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम वाले दिन आप वो सारी कैलकुलेशन बना भी लोगे और उसके अंदर टाइम भी कम लगेगा, नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी और वो आपको डे 1 से ही करनी पड़ेगी। सही बात बाकी है। सर ऑर्गेनिक के लिए भी आप बताइए क्योंकि आप होस्ट है, आपसे तो फिर आप अपने आप से तो नहीं पूछेंगे, तो मैं पूछ लेता हूँ। अरे थैंक यू सर। सर ऑर्गेनिक के लिए तो आप सबको पता है रिएक्शंस मैकेनिज्म और जीओसी ही उसकी अभी कहाँ पता बैकबोन है सर होती है। बच्चों को इनको? ज़ीरो से जी, बताओ सर। नहीं सर एक्चुअली क्या है ना कि जो जो बच्चा अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक को स्टार्ट करना चाहता है, तो वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैकेनिज़्म पे पूरा ध्यान देना चाहिए। सर मुझे पढ़ाते हुए हम तीनों एक ही टाइम पे अनअकैडमी के साथ जॉइन हुए हैं,
और मैंने अपने सब्जेक्ट में पर्सनली देखा है, जो बच्चा स्कूल गोइंग होता है या छोटे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से आता है, वो बताता है कि जीओसी सर हमको 2 लेक्चर में पढ़ा दी गई, कई बोलता है 1 लेक्चर में पढ़ा दिए, कई बोला कि हमने सर को बोला तो सर ने बोला कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर कहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसे कॉमन से डाउट्स होते हैं, बट अगर हम 2019 से देखें एनटीए के पेपर्स को, तो सर मैं 2019 और 20 के पेपर में अगर आप देखोगे जो जनवरी शिफ्ट के पेपर या अप्रैल के पेपर थे, ऑर्गेनिक के 7 से 8 क्वेश्चंस जो है रिएक्शंस मैकेनिज्म बेस्ड ही पूछे गए हैं। और जब से एनटीए पेपर बना रही है, बहुत हद तक पेपर को मैकेनिज्म बेस्ड ही रखा गया है। मतलब अगर कोई फ़ॉर्मूला या शॉर्टकट या वो चीरा-फारा मेथड जो होता है, इधर से इसको घेर के निकाल दिया, उधर से उसको निकाल दिया, उससे अभी काम नहीं चल रहा सर। और रही बात एडवांस की, तो बच्चे जो भी सुन रहे हैं, आप एडवांस का लास्ट 5 टू 6 ईयर का पेपर उठा के देख लो। इवन आईआईटी कानपुर का मॉक पेपर भी इस बार देख लो, वो पूरा मैकेनिज्म बेस्ड था और काफ़ी डीप मैकेनिज्म बेस्ड था। तो रिएक्शंस मैकेनिज्म को सारे चैप्टर के साथ मिला के ही पूछा जाता है। तो जीओसी मैकेनिज्म आनी चाहिए। अब सर ये भी मैंने नोटिस करा है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो किसी-किसी फॉरेन ऑथर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे गए हैं। तो एडवांस खास तौर पर उन बुक्स के उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। जैसे कि पीटर साइक्स से एसिड बेस का एक क्वेश्चन वो लोग उठाते हैं। क्लेडन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक वाला एक रिएक्शंस हर साल उठाते हैं, एज़ इट इज़ स्ट्रक्चर बेस्ड मिल जाता है। 2021 जेईई एडवांस पेपर 2 का लास्ट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन इन्होंने क्लेडन से एज़ इट इज़ छाप दिया था। तो कुछ-कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो फॉरेन ऑथर में भी उनका लेवल कुछ वैसा ही है जैसा जेईई एडवांस का लेवल है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पिक करे जाते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि जब भी आप किसी क्लास में जाएँ तो आप 1000 बुक नहीं पढ़ सकते हैं, पर वन गुड एजुकेटर इज़ बेटर देन थाउज़ेंड ऑफ बुक्स। तो आप अपने मेंटर, अपने एजुकेटर को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करें, जिनके पास उतनी नॉलेज हो कि वो आपको उस लेवल का कंटेंट दे सके कि एडवांस ओलंपियाड भी आपको ब्रेड एंड बटर के जैसा लगे, बहुत ज़्यादा दिमाग की माथापच्ची क्लास में आपको एग्ज़ाम के टाइम ना करनी पड़े। और तीसरी सजेशंस मेरी ये होगी कि जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, जो सर मेंस में हटा दिए गए हैं और एडवांस में सिर्फ पुट करे गए हैं, मैंने देखा है जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से ये एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछते ही आ रहे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं आईआईटी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये चैप्टर एडवांस में एक्सक्लूसिवली है, तो आप देखो। तो लास्ट के जो चैप्टर हो गए बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ हो गए, ड्रग्स का जो नाम हो गया। अब सर इन्होंने क्या करा है पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो मेडिसिन्स या ड्रग्स हैं, उनका स्ट्रक्चर इन्होंने सिलेबस में एक्सक्लूडेड लिख रखा है। वहाँ पे लिख रखा है कि नेम्स ओनली, स्ट्रक्चर एक्सक्लूडेड। पर हुँ। ये सिंथेसिस ड्रग्स का ही करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब एस्पिरिन का स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलेबस के हिसाब से पता हो, पर एस्पिरिन के सिंथेसिस से 4 क्वेश्चन ये पूछ दे रहे हैं। कई तरह के एंटीबायोटिक के क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। तो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को बहुत ही माइक्रो लेवल पे बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है। और केमिस्ट्री जैसा कि हम सब एग्री करते हैं बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर स्कोरिंग ये तभी होगी जब आपकी तीनों पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ी हो। जैसा कि पीएमएस सर ने बोला इन्फॉर्मेशनल बेस्ड है सर का सब्जेक्ट, उसमें बहुत सारी जानकारी है और सर ने न्यूमेरिकल टाइप का ही बना रखा है कि आप केमिकल बॉन्डिंग के इतने क्वेश्चन लगा लो कि क्वेश्चन के थ्रू ही सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। ऑर्गेनिक में हमारा ऐसा है कि आप इतना मैकेनिज्म बढ़िया से कर लो कि आपको पूरी बेंजीन की केमिस्ट्री मैकेनिज्म के अंदर ही समझा दी जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डील करो, दो एक्सपर्टीज़ को यूज़ करो और केमिस्ट्री स्कोरिंग थी, है और रहेगी, इसमें बढ़िया मार्क्स लाया जा सकता है। सर मैं एक और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, बच्चे भी हाँ, थोड़े जी। परेशान हो रहे होंगे कि सर कुछ सर अभी ये बता दीजिए 2 साल के जो अपनी ऑडियंस है, 2 ईयर वाले जो बच्चे हैं, जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे, हुँ। उसके लिए क्विक पाथ क्या होना चाहिए? राइट नाउ उन्हें सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, जल्दी से वो सिलेबस के साथ, कंटेंट के साथ सिंक हो जाएँ? हाँ, स्किल सर। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग भी होते हैं बहुत सारे, है ना? सारे मतलब ये मान के अपन चलें कि बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, क्लासेस भी करनी है और इसके अलावा जो है बच्चों को अपने स्कूल्स का भी देखना है, होमवर्क भी करना है, तो मैं बच्चों को ये कहूँगा सबसे पहले अपने टीचर्स को फ़ॉलो करें, ब्लाइंडली दिमाग नहीं लगाएँ क्योंकि टाइम कम है। तो जो आपके टीचर क्लासेस में बता रहे हैं बस वो फ़ॉलो करें और जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है उसको पूरा एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओड इवन नंबर को यूज़ है, टाइम मिलता हो तो इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन्स लगा लें, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम से सिलेबस कंप्लीट करें, बैकलॉग ना रहने दें।
तो अपने आप आराम से जेईई निकाल लेंगे। विजय सर? इसके अंदर मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी 2 ईयर स्ट्रैटेजी, मतलब बेसिकली हम लोग उन वाले बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं जो 11th में हैं अभी। तो वो एक्चुअली सपोज़ किसी भी बैच के अंदर एनरोल है, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, तो वो ये तो जानते हैं कि 3 अलग-अलग केमिस्ट्री के टीचर उनको पढ़ाएँगे। तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी तीनों केमिस्ट्री क्लासेस पहले दिन स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है ना? क्योंकि सबके अंदर क्या होता है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना? मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक की रिक्वायरमेंट है, इनऑर्गेनिक को स्टार्ट करने के लिए कुछ फिजिकल की रिक्वायरमेंट है। तो वो उस हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। तो उसके अंदर क्या होगा, कभी किसी टीचर की क्लास स्टार्ट होगी, किसी की बंद होगी, इस तरीके से चलते-चलते फिर हम लोग एक ऐसे लेवल पर पहुँचते हैं जब जाकर अपनी तीनों केमिस्ट्री स्टार्ट हो। तो अगर आपकी अभी सिर्फ एक ही केमिस्ट्री चल रही है तो उसके अंदर परेशान ना हो, 2 केमिस्ट्री चल रही है तो परेशान ना हो, ठीक है ना? वो प्लानिंग के हिसाब से ही किया जा रहा है क्योंकि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो मैं सर यहाँ पे बच्चों को बैचेस के बारे में भी बता देता हूँ, जो स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा। हम लोगों का निम्बस 2027 का बैच आने वाला है, जिसमें बहुत निम्बस सारे ले आइकॉनिक। हाँ जी, निम्बस आइकॉनिक बैच, जिसमें बहुत सारे लेजेंड एजुकेटर हम सब पढ़ा रहे हैं उसके अंदर, और हमारी कोशिश होगी कि आपको उस बैच के थ्रू एक टॉप रैंकर्स में कन्वर्ट करा जाए। और एंडिंग में मैं यही बोलूँगा कि आईआईटी क्रैक करना कोई मिशन मंगल जैसा नहीं है कि हम मंगल पे पहली बार जा रहे हैं या हम आपको लेके जा रहे हैं या आप पहली बार जा रहे हो। हम लोग इस काम को ना जाने कितने साल से कर रहे हैं और हमने हर बार प्रूव किया है, और बस आपकी हार्ड वर्क चाहिए, थोड़ा डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए। जो आपको एजुकेटर्स बता रहे हैं, आप वो करते जाइए। जैसे लास्ट ईयर, उसके पिछले साल बच्चे पहुँचे थे, इस साल भी आप जाएँगे और बहुत बढ़िया रैंक के साथ जाएँगे। भरोसा आपको करना होगा। बैचेस के साथ आप ज़रूर कनेक्ट होएँ। लास्ट में एक-एक एंडिंग लाइन पूछ लेते हैं, क्विकली लास्ट लाइन फ्रॉम पीएमएस सर बच्चों के लिए 27 के लिए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना ज़रूरी है, 2 साल का सफ़र है, मैराथन है, तो आप आराम से चलें, घबराएँ नहीं। मंज़िल आसान है, पहुँचना आसान है, बीच में मुश्किलें आएँगी, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहुँच जाएँगे अगर अपने टीचर्स को अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। विजय वही सर? बात, जैसे सर ने बोला कि मिशन मंगल नहीं है, तो पीस ऑफ केक भी नहीं है। मतलब आप ही उसको पीस ऑफ केक बना सकते हो अगर सिर्फ़ और सिर्फ़, जैसे सर ने बोला कि रेगुलैरिटी मेंटेन करें, डिसिप्लिन बिल्कुल, मेंटेन करें, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए होता है, डेली का काम डेली करते रहो, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रेगुलैरिटी छोड़ दी तो वो मिशन मंगल जैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना? आप अपनी प्रिपरेशन को किसी भी एक्सट्रीम पर ले जा सकते हैं, आप मिशन मंगल पर भी लेकर जा सकते हो, आप पीस ऑफ केक पर भी लेकर जा सकते हो, वो बिल्कुल। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं सर एंडिंग लाइन में बच्चों को बस यही बोलूँगा कि 11 टू 12th में जब आप मूव करें तो बैकलॉग लेके ना जाएँ। तो आप अभी से ही 11th कवर करके जाएँ, 12th आप सही टाइम पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका जो नेक्सस लॉन्च होता है, तो आप मान के चलो कि जल्दी सिलेबस खत्म होके रिवीजन और हमारे मल्टीपल बैचेज़ आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो एक एक्स्ट्रा एज आप ले पाएँ दूसरे बच्चों के ऊपर। तो ए बैकलॉग्स क्रिएट ना करें, डेली क्लासेस करते रहें। बाकी एंड मोस्ट बैचेज़ जॉइन प्रोबेबली करें। ये आई थिंक है ना, लास्ट निम्बस बैच होने वाला है, फ्रेश जो आएगा। हुँ, हुँ। मतलब यस, इसके बाद आई थिंक फ्रेश बैच का हाँ, मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। हाँ। तो ये लास्ट मौका है, आपको लिंक-विंक सब डिस्क्रिप्शंस में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी हम तीनों पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग आइए, क्लासेस करिए और मेहनत कीजिए। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट। लेट्स Let's crack it.